मेरे स्टूडेंट्स हेल्पर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 8वीं का हिस्ट्री का लेसन नंबर 1। जैसे कि मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। तो मैंने इस वीडियो को बहुत इजी तरीके से बनाया है। आई होप कि आज का ये वीडियो देख के आपको हिस्ट्री बोरिंग नहीं होगा और आप ये लेसन को एंजॉय करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो, तो आज लेने वाली हूँ इतिहास और नागरिक शास्त्र का पार्ट नंबर 1 और पार्ट का नाम है इतिहास के साधन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जब ये लेसन स्टार्ट करेंगे तो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं ये लेसन स्टार्ट करना चाहती हूँ हेडिंग से कि इस लेसन का नाम है इतिहास के साधन। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि साधन क्या होता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो लेसन समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो देखिए, साधन मतलब साधन को इंग्लिश में सोर्सेस बोला जाता है कि इतिहास के साधन का मतलब होता है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अभी सोर्सेस का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई चीज़ होती है कि जिससे हमको पर्टिकुलर दूसरी चीज़ मिलती है। और जैसे कि देखो, यहाँ पे मैंने तीन पिक्चर्स दिखाए हैं। तो पहले पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि एक सूरज है, और सूरज को हम क्या बोलते हैं कि सन इज़ अ सोर्स ऑफ सनलाइट। मतलब कि सनलाइट हमको कहाँ से मिलती है, तो सूरज से मिलती है। इसकी वजह से सूर्य प्रकाश का या सनलाइट का सोर्स है। जैसे कि पानी का सोर्स क्या है कि रिवर होगी, सी होए, वेल है, कि नदी है, समुंदर है, या फिर तालाब है। ये सारी चीज़ों से हमको पानी मिलता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि रिवर इज़ अ सोर्स ऑफ पानी। तो वैसे ही देखो, जो तीसरा पिक्चर मैंने दिखाया है वो एक फोर्ट है, मतलब किला है। कि जैसे नदी से हमको पानी मिलता है, सूरज से हमको सनलाइट मिलता है, वैसे ही ये जो किला अगर हम देखेंगे तो ये इस किले से हमको वो टाइम की जो हिस्ट्री थी, जो ये किले से रिलेटेड है। फॉर द एग्जांपल, अगर ये शिवाजी महाराज का किला है तो वहाँ जाके हमको शिवाजी महाराज के लाइफ के बारे में, उस टाइम के लोगों के बारे में सब समझ में आ जाता है, मतलब सारी जानकारी मिल जाती है। तो इसके वजह से ये जो किला है वो एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, मतलब कि एक इतिहास जानने का स्रोत है, साधन है। अब मुझे लगता है कि आपको स्तोत्र मतलब क्या ये समझ में आ गया है कि किसी चीज़ से अगर हमें कुछ मिलता है, जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई किला होगा, कोई बिल्डिंग है, रोड है, तो इन चीज़ों से हमको इतिहास समझ में आता है। इतिहास मतलब क्या कि जो भूतकाल में जो चीज़ हो चुकी है, जो कुछ भी बीत चुका है, कोई घटना हो चुकी होगी, तो वो घटना हमको किसी पर्टिकुलर चीज़ों से मिलना, इसको हिस्ट्री बोला जाता है। तो इसकी वजह से जो फोर्ट है वो एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। ये साधन कौन कौन से हैं? जैसे कि इतिहास के 3 साधन हैं, जिसको बोलते हैं एक भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन, मतलब मटेरियल, रिटर्न एंड ओरल। तो ये जो है ये इतिहास के साधन हैं। जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कुछ हिस्ट्री के साधन हैं, जो है दृश्य श्रव्य, जिसे हम बोलते हैं कि दृश्य मतलब वीडियो, श्रव्य मीन्स ऑडियो एंड ऑडियो वीडियो। तो इस लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं कि इतिहास के कौन कौन से साधन हैं, इतिहास के जो 6 या 6 साधन हैं, जिसके बारे में हम इस लेसन में देखने वाले हैं। चलो स्टूडेंट्स, तो इस लेसन का फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है भौतिक साधन। इतिहास के भौतिक साधनों में विभिन्न वस्तुओं, वास्तुओं, सिक्कों, प्रतिमाओं और पदकों आदि साधनों का समावेश किया जा सकता है। मतलब क्या कि इतिहास भौतिक साधन मतलब ऐसी चीज़ कि ऐसी कोई चीज़ होती है, जैसे कि कोई बिल्डिंग है, कोई वस्तु है, सिक्का है, या कि कोई स्टैचू है, मूर्ति है, प्रतिमा है, कि इन चीज़ों को देख के हमें इतिहास समझ में आता है, उस समय क्या हुआ था वो जानकारी मिलती है, उसको भौतिक साधन बोला जाता है। जैसे कि हम एक उदाहरण लेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई। अगर आप यहाँ पे जाओगे
तो CSMT के स्टेशन पर जाके आपको स्टेशन की बिल्डिंग दिखती है, तो वो बिल्डिंग देख के आपको ये समझ में आ जाता है कि वो बिल्डिंग कैसे, मतलब उनका कंस्ट्रक्शन कैसे है, उनके बांधते वो उसका प्लान क्या था, या तो वहाँ पे उन्होंने कौन सी डिज़ाइन यूज़ की है। और कि मतलब कि दोस्तों एक चीज़ ध्यान में लो कि जब ये स्टेशन बांधा था, तब बनाया था, तब हमारे ऊपर ब्रिटिशों का राज्य था। मतलब कि ये जो बिल्डिंग है ये एक वास्तु है, और ये वास्तु ब्रिटिशों के ज़माने से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये बिल्डिंग देखेंगे तो उस ज़माने में जो बातें अंग्रेज़ों से जुड़ी थी वो बातों के बारे में हमको समझ में आ जाता है। डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो वो कंस्ट्रक्शन और आज का कंस्ट्रक्शन टोटली अलग होता है। मतलब इतिहास में क्या था और आज क्या है, ये जो डिफरेंट है हमको समझ में आ जाता है। दूसरा एग्जांपल देखो, ये है कुछ सिक्के जो मैंने आपके सामने लाए हैं। तो ये सिक्के भी पुराने ज़माने के हैं जो इतिहास में बने थे। तो ये सिक्कों को देखकर हमको ये आसानी से समझ में आ जाता है कि उस टाइम पे वो लोग थे वो करेंसी क्या यूज़ करते थे। जैसे कि आज की करेंसी है, आज के जो कॉइन्स हैं, जो अगर हम देखेंगे तो आज के और वो ज़माने के कॉइन्स टोटली डिफरेंट है। उसके ऊपर जो पिक्चर है, उनका जो शेप है, ये सारी चीज़ें अलग है। यहाँ पे देखो उस चित्र पे, मतलब वो जो कॉइन्स था उस पे लिखा है श्री राजा शिव छत्रपति। मतलब इससे हमको समझ में आ जाते हैं कि ये जो कॉइन है वो छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड है। मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ कि ये भौतिक साधन हुए, कि ये भौतिक साधन मतलब ये सिक्का है या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की जो बिल्डिंग है, इन दोनों चीज़ों से हमको इतिहास के बारे में समझ में आ जाता है। इसकी वजह से ये भौतिक साधन हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भवन और वास्तु। देखो बच्चों, भवन मतलब बिल्डिंग्स और वास्तु मतलब कोई जगह, दैट इज़ प्लेस। तो बहुत इजी है। जैसे मैंने आपको बोला कि सोर्स मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ से हमको इतिहास समझना। तो आधुनिक भारत का ऐतिहासिक कालखंड यूरोप के और विशेष रूप से अंग्रेजी सत्ताधीशों और भारतीय रियासतदारों की शासन व्यवस्था का कालखंड माना जाता है। इस कालखंड में विभिन्न भवनों, पुलों, सड़कों, प्याऊ, फव्वारों जैसे वस्तुओं का निर्माण किया गया। इस भवनों में प्रशासनीय कार्यालयों, नेताओं तथा क्रांतिकारियों के आवासों, रियासतदारों के राजवाड़े, किलों, कारवासों जैसी इमारतों का समावेश होता है। इन वास्तुओं में अनेक भवन अथवा इमारतें आज अच्छी स्थिति में देखने को मिलती है। कुछ वास्तुएं राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित की गई है, तो कुछ भवनों में संग्रहालय स्थापित किए गए हैं, जैसे अंडमान की सेलुलर जेल। जैसे कि देखो, ये भी बहुत इजी टॉपिक है कि इसमें क्या है कि जो हमें पता है कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो किससे रिलेटेड है। तो आधुनिक भारत के इतिहास ये यूरोप, विशेषकर से जो अंग्रेजी सत्ता, मतलब कि उस ज़माने में हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज्य था, तो यहाँ पे अंग्रेज लोग थे। साथ में कई सारे ऐसे भारतीय रियासतदार थे, मतलब राजा महाराजा थे, उनका शासन था। मतलब एक साइड में देखेंगे तो अंग्रेज़ों का राज्य था, दूसरे बाजू में देखेंगे तो हमको भारतीय जो राजा महाराजा थे वो दिखाई देते थे। तो उस समय उन लोगों ने जो भी अलग अलग भवनों, मतलब अलग अलग जो बिल्डिंग्स बांधी थी, बिल्डिंग्स के साथ उन्होंने जो पुल थे, रास्ते थे, या और कोई भी जो ऐसे फव्वारे थे, मतलब कोई भी चीज़ होगी शो की जो बांधी होगी, तो ये सारी चीज़ों का निर्माण उन लोगों ने किया। इन सारे चीज़ों का जो समावेश होता है वो ऐतिहासिक स्रोतों में होता है, ऐतिहासिक साधनों में होता है। और ये साधनों में क्या होता है, अगर हम बिल्डिंग का एग्जांपल देंगे तो बिल्डिंग में उस समय पे जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस थे, या तो वो ऑफिसर्स थे, नेता थे, क्रांतिकारी लोग थे, अधिकारी थे, या फिर कोई ये सारे लोगों के ऑफिसेस जो होते थे, या फिर ये जो लोग थे, मतलब कोई ऑफिसर होगा, कोई नेता होगा, कोई क्रांतिकारी होगा, इनके जो घर थे, जो घरों में ये लोग रहते थे, या कोई राजा महाराजों का राजवाड़ा होगा, उनका किला होगा, या जो राजा महाराजा लोगों ने जो जेल बनाई थी वो जेल होगी। तो ये सारी इमारत जो होती थी, मतलब सारी बिल्डिंग्स या कोई वास्तु ऐसे होती थी कि इन सारों का समावेश ये
मटेरियल सोर्सेस में आ जाता है कि क्योंकि इस सारे चीज़ों से, जैसे हमने पहले एक एग्जांपल लिया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग अंग्रेज़ों से रिलेटेड थी। अगर वो हम देखेंगे तो उससे हमें सारा इतिहास समझ में आ जाता है। वैसे ही आज ये जो इमारतें हैं या आज कोई भी बिल्डिंग होगी तो बहुत सारे ऐसे वास्तुएं हैं कि वो आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है, मतलब अभी तक भी वो ख़राब नहीं हुआ है। तो सरकार ने क्या किया है कि इन चीज़ों में से कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि उनको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं या बिल्डिंग्स है कि उनको उन्होंने संग्रहालय बना दिया है। तो उसमें से एक एग्जाम्पल है अंडमान निकोबार सेलुलर जेल का। तो देखिए दोस्तों, ये जो पिक्चर है वो अंडमान निकोबार का है, वहाँ की जो सेलुलर जेल है उसका एग्जाम्पल है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो गवर्नमेंट ने इसको एक संग्रहालय के रूप में, मतलब एक राष्ट्रीय स्मारक जो है, राष्ट्रीय स्मारक के रूप में उसको ऐसे रखा है कि अगर हम वहाँ पे जाते हैं और ये वस्तु को हम अगर भेंट देते हैं तो वहाँ जाने के बाद उस टाइम का इतिहास कैसे था, उनका जो स्थापत्य शास्त्र था, मतलब उनकी जो बिल्डिंग थी, कंस्ट्रक्शन था, वहाँ की जो आर्थिक संपन्नता थी वो कैसी थी, इसके बारे में समझ में आता है। जैसे कि हम देखेंगे तो ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है, तो हम ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि वहाँ का जो इकोनॉमिकल कंडीशन था वो बहुत अच्छा था। लेकिन अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें स्वतंत्रवीर सावरकर ने इस जेल में कैसे दिन बिताए हैं, वो कहाँ पे थे, क्योंकि हमको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वतंत्रवीर सावरकर को यहाँ कैद में रखा था, उनको पनिशमेंट मिला था क्योंकि वो देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो अंदर जाके हम देख सकते हैं कि इस जेल में उनको रखा था, वो एक रूम थे कि इतने छोटे से रूम में वो वहाँ पे रुके थे, किस तरह से वो लोग, मतलब किस तरह से वो यहाँ पे रहते थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ जाके हमको समझ में आती है। इसकी वजह से जो अंडमान निकोबार की जो सेलुलर जेल है ये क्या हो गया, तो एक साधन हो गया इतिहास का कि जिस से हमें अंडमान निकोबार, मतलब कि स्वतंत्रवीर सावरकर ने जो क्रांतिकारी काम किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। देखो, जैसे हमने पहले एग्जांपल देखा वो अंडमान निकोबार का सेलुलर जेल का देखा, अभी देखो ये दूसरा एग्जांपल है, ये मुंबई के मणि भवन है और उसके साथ ये है सेवाग्राम आश्रम वर्धा का। अगर ये मणि भवन और सेवाग्राम आश्रम वर्धा, इन दोनों चीज़ों का अगर हम देखेंगे तो वहाँ जाने के बाद हमको गांधी युग के बारे में जानकारी मिलती है, मतलब कि गांधी जी की जो जीवन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसकी वजह से मणि भवन और सेवाग्राम आश्रम ये दोनों भी क्या हो गए, तो ये दोनों भी एक इतिहास के साधन हो गए कि जिनसे हमको इतिहास के बारे में, मतलब कि गांधी जी के बारे में कुछ समझ में आता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो देखो बच्चों, आपको क्या एक बात पता है कि वस्तु संग्रहालय क्या होता है, या फिर वस्तु संग्रहालय का और इतिहास का क्या संबंध होता है? तो चलो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि वस्तु संग्रहालय मतलब क्या होता है कि इतिहास के अध्ययन हेतु वस्तु संग्रहालय द्वारा विभिन्न वस्तुओं, चित्रों, छायाचित्रों जैसी विविध वस्तुएं संरक्षित रखी जाती है। मतलब कि इतिहास से रिलेटेड जो कोई चीज़ होगी, जैसे कोई पिक्चर होगा, कोई चीज़ होगी या किसी की पेंटिंग होगी, तो ये सारी चीज़ें एक जगह पे सुरक्षित रखी जाती है और उसको बोलते हैं वस्तु संग्रहालय। तो ये जो सारी चीज़ें किससे रिलेटेड होती है, इतिहास से रिलेटेड होती है। और पुणे के आगा खां पैलेस में स्थित गांधी स्मारक संग्रहालय में हम महात्मा गांधी द्वारा उपयोग में लाई गई कई वस्तुओं और दस्तावेज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि आगा खान पैलेस में भी, मतलब ये भी एक वस्तु संग्रहालय है कि जहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं वो सारी चीज़ें कौन सी हैं, तो जो गांधी जी ने उपयोग किया है, मतलब कि गांधी जी से रिलेटेड जो इतिहास है, गांधी जी के जीवन कैसा था, उनके जीवन में वो कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें थी जो उन्होंने उनके साथ में रखी थी, वो सारी चीज़ें आज भी हमको ये आगा खान पैलेस में मिलती है कि वो चीज़ देख के हमको एक नया इतिहास फिर से समझ में आता है। हमारा अगला टॉपिक है प्रतिमाएं और स्मारक। कि हमको पता है स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात समय में अनगिनत व्यक्तियों के स्मारकों का निर्माण प्रतिमाओं के रूप में किया गया है।
आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से ये प्रतिमाएं भी महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न प्रतिमाओं के आधार पर हमें तत्कालीन शासकों और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। प्रतिमा के नीचे पाटी पर संबंधित व्यक्ति का पूरा नाम, जन्म मृत्यु का उल्लेख, उस व्यक्ति के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख, जीवन पट के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमाओं की तरह विभिन्न घटनाओं की स्मृति में निर्माण किए गए स्मारक भी संबंधित घटनाओं का कालखंड, उन घटनाओं से जुड़े व्यक्ति आदि की जानकारी देते हैं, जैसे विभिन्न स्थानों के शहीद स्मारक। देखो बच्चों, इस टॉपिक में हमको क्या देखना है कि प्रतिमाएं मतलब अगर कोई स्टैचू, प्रतिमाएं और स्मारक जो है मतलब कोई मूर्ति है या कोई स्टैचू है, तो इसमें से हमको इतिहास कैसे समझ में आता है, या फिर ये जो प्रतिमाएं और स्मारक है तो ये हिस्ट्री के सोर्सेस कैसे हैं। तो देखो, जैसे हमने देखा कि स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं, इंसान हैं कि जिन लोगों के प्रतिमाएं बनाई गई हैं, और प्रतिमाएं बनाने के बाद उनकी प्रतिमाएं बनाना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इन प्रतिमाओं से हमको इतिहास के बारे में अगर हम पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमको मिलता है। कि देखो, सबसे पहले कि ये जो प्रतिमा होती है कि ये स्टैचू बनाने के बाद उनके नीचे कुछ मतलब लिखा होता है, कि जो लिखा होता है तो उसमें उनका पूरा नाम लिखा होता है, उनका जन्म मृत्यु की डेट क्या है वो लिखी होती है, या तो उन्होंने जो भी काम किया होगा उनके लाइफ में ये काम वहाँ पे शॉर्ट में लिखा होता है। इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि उनके लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे लिखी होती है। तो आपके सामने मैंने जो स्टैचू रखा है वो लोकमान्य तिलक का है, और देखो यहाँ पे ये लोकमान्य तिलक का स्टैचू है, और एक स्टैचू में उनके नीचे कुछ लिखा है कि इन स्पाइट ऑफ द verdicts of the jury, I maintain that I am innocent. There are higher powers that rule the destiny of men and nations, and it may be the will of providence that the cause which I represent may prosper more by my suffering than by my remaining free. Last words of Lokmanya Bal Gangadhar Tilak at his historical ट्रायल इन 1908 इन दिस कोर्ट रूम। मतलब कि ये जो स्टैचू है वो क्यों बनाया गया है, तो उसमें लिखा है कि 1908 में मतलब ये स्टैचू बनाया, तो 1908 में मतलब जो लोकमान्य तिलक के ये आखिरी वर्ड्स हैं, जब वो ये दुनिया छोड़ के गए थे तो उनको हमें कुछ मैसेज देना था, वो मैसेज इस पे लिखा है। दूसरा है, ये एक जो स्टैचू है वो हम देख सकते हैं कि ये स्टैचू बनाया है, ये एक इवेंट्स बताता है, मतलब एक घटना बताता है। ये घटना है दांडी यात्रा की, जिसमें गांधी जी हैं और गांधी जी के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दांडी यात्रा के लिए निकले हैं। अभी दांडी यात्रा क्या है आपको पता है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, गुजरात से वो गए थे। तो ये दांडी यात्रा का एक इवेंट हमको इस स्टैचू से मिलता है। मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया कि इससे हमको इतिहास समझ में आ गया। मतलब क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिखित साधन। आधुनिक भारत के इतिहास के लिखित साधनों में निम्न बातों का समावेश होता है: पत्राचार, विदेशी व्यक्तियों का लेखन, समाचार पत्र, चरित्र, पत्रिकाएं, फैक्ट्री, रिकॉर्ड्स, आत्मचरित्र पुस्तकें। देखो बच्चे, ये टॉपिक बहुत इजी है कि इतना इजी, मतलब लिखित साधन का मतलब क्या है कि जो कोई भी लिखा है, मतलब जो कुछ भी लिखा है, तो जो लिखा है उनमें से हमको इतना समझ में आ जाना, मतलब कि लिखित साधन है ना। बहुत इजी, जो कुछ भी लिखा है। अभी क्या क्या लिखा होता है, तो नीचे देखो एग्जाम्पल्स ये हैं कि पत्राचार मतलब अगर कोई पत्र है या कोई लेटर है जो लिखा है, तो उस लेटर में मतलब जो भी कुछ लिखा होगा उसमें से हमको इतिहास समझ में आता है।
या तो विदेशी व्यक्तियों का लेखन है कि हमें पता था कि इंडिया में पहले भी जो परदेसी लोग आते थे तो वो यहाँ पे आने के बाद सारा ऑब्ज़र्व करते थे, इंडिया में जो कुछ भी देखते थे तो वो सारा लिख लेते थे, मतलब वो डायरी मेंटेन करते थे या तो इतिहास लिखते थे, कोई स्टोरी लिखते थे। तो आज भी वो जो लेखन है, मतलब उन्होंने जो भी किताबें लिखी है वो आज भी मौजूद है। और अगर हम उसमें से कुछ पढ़ेंगे तो उस समय का इतिहास क्या था, मतलब कि भारत में कैसी स्थिति थी, लोग कैसे थे, ये हमको समझ में आता है। या तो कोई बुक है जो किसी ने लिखी होगी, या तो फिर समाचार पत्र, मतलब कि न्यूज़पेपर है कि जिस टाइम पे न्यूज़पेपर में जो कुछ बातें आती थी तो उसमें से भी यह समझ में आता है कि इतिहास क्या था। इनडायरेक्टली लिखित साधन मतलब क्या, कि जो कुछ भी लिख के रखा है वो अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें से हमको इतिहास समझ में आ जाता है ना इजी टॉपिक। तो देखो उसमें से नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। मतलब इसमें हमको क्या देखना है कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं इतिहास का साधन कैसे है। तो समाचार पत्रों द्वारा हमें समसामयिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही समाचार पत्रों में किसी घटना का गहन विश्लेषण, विद्वानों के मत प्रतिक्रियाएं, संपादकीय लेख प्रकाशित होते रहते हैं। हमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। स्वतंत्रता पूर्व समय में ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, केसरी, दीनबंधु, अमृत बाजार जैसे समाचार पत्र जन जागरण के महत्वपूर्ण साधन थे। मतलब कि क्या हुआ कि समाचार पत्र हमारे लिए एक सोर्स क्यों है, क्योंकि हमको पता है कि उस समय पे जो भी बातें घटती थी, जो भी घटना होती थी, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर में आती थी। मतलब कि क्या हुआ ये न्यूज़पेपर में समझ में आ जाता है। वैसे ही कि अगर कोई सब्जेक्ट है, कोई घटना हुई है तो वो घटना के बारे में उसमें डिटेल में दिया जाता था। या तो कोई मतलब ऐसे बड़े इंसान है, विद्वान है, कि उनका क्या जो कोई घटना हुई है उन घटने के बारे में उनका क्या मतलब है, उनको इससे क्या बोलना है, उनका मतलब उनके विचार क्या है। जैसे कि अगर भारत छोड़ो आंदोलन है तो अगर समझो कि भारत छोड़ो आंदोलन ये जो बात है ये न्यूज़पेपर में आ गई तो उस समय के जो विद्वान है उनके मत क्या है इस बारे में, तो ये प्रतिक्रियाएं, उनके मत वो सारे न्यूज़पेपर में देंगे। मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया कि उस समय क्या चल रहा है ये सारी बातें हमको समाचार पत्र से समझ में आता है। और उसके साथ मतलब राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ऐसे कोई भी जो बात होगी वो सारी बातें ये न्यूज़पेपर में आती थी। और जैसे स्वतंत्रता पूर्व हम अगर देखेंगे तो कई सारे ऐसे न्यूज़पेपर थे, जैसे कि देखो यहाँ पे नाम दिया है कि ज्ञानोदय है, ज्ञान प्रकाश है, केसरी है, दीनबंधु है, अमृत बाजार, ऐसे समाचार पत्र थे। तो इन लोगों का काम क्या था कि ये क्या करते थे कि हमारे देश बांधवों में स्वतंत्रता के बारे में जन जागृति निर्माण हो, ऐसा कुछ मटेरियल वो न्यूज़पेपर में लिख के देते थे, जिससे लोगों को ये समझ में आता था कि हाँ हमको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मतलब एक जन जागृति का काम वो करते थे। जैसे इन समाचार पत्रों के आधार पर हम अंग्रेज शासन के भारत के विषय में निर्धारित नीतियों और उनके भारत पर हुई परिणामों के विषय में अध्ययन कर सकते हैं। अंग्रेज़ों के शासनकाल में समाचार पत्र मात्र राजनीतिक जागरण ही नहीं अपितु सामाजिक पुनर्जागरण के साधन के रूप में भी कार्य कर रहे थे। विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ने मासिक पत्रिका निबंधमाला में लोकहितवादी उर्फ गोपाल हरि देशमुख ने साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में लिखे शतपत्र द्वारा विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर भाष्य किया है। मतलब वही कि उस समय समाज में क्या चल रहा था वो सारी बातें आज भी हमें वो न्यूज़पेपर से दिखाई देती है या मिलती है। देखो बच्चों ये एक पिक्चर है कि उस समय के न्यूज़पेपर का। देखो यहाँ पे है केसरी, यंग इंडिया, हरिजन, मतलब ये सारे उस समय जो न्यूज़पेपर थे वो न्यूज़पेपर के नाम हैं। तो इस न्यूज़पेपर में हम देख सकते हैं कि मतलब फ़ोटो दिया है। फ़ोटो किसका है? लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। मतलब कि जहाँ पे जो भी घटना होती थी तो वो घटना न्यूज़पेपर में आती थी। मतलब अगर आज हम जो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि उस समय क्या चल रहा था। दूसरा है निबंधमाला। ये एक मासिक पत्रिका है जो विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ने लिखी थी। तो इसमें से भी वो क्या करते थे
तो वो मतलब समाज में पुनर्जागरण का काम करते थे। हमारा अगला पॉइंट है मानचित्र और प्रारूप मीन्स मैप्स एंड ड्राइंग। मानचित्रों को भी इतिहास का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। मानचित्र के आधार पर हम शहरों अथवा किसी स्थान के बदलते स्वरूप का अध्ययन कर सकते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में सर्वे ऑफ इंडिया इस स्वतंत्र विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग ने भारत के विभिन्न प्रांतों और शहरों के वैज्ञानिक पद्धति से सर्वेक्षण कर मानचित्र बनाए हैं। मानचित्रों की भांति वास्तु विशारदों द्वारा बनाए गए प्रारूप भी भवन स्थापत्य शास्त्र के तथा किसी क्षेत्र के विकास के चरणों का अध्ययन करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। जैसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट विभाग के पास मुंबई बंदरगाह के मौलिक प्रारूप है। इस बंदरगाह को विकसित करते समय वास्तु विशारद और अभियंताओं द्वारा बनाए गए ढांचे प्रारूप भी है। इस ढांचों प्रारूपों के आधार पर हमें मुंबई महानगर के विकास की जानकारी मिल सकती है। कि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि मानचित्र मतलब जो मैप्स होते हैं, मैप्स एंड ड्राइंग, ये भी एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, क्योंकि इससे भी हमें हिस्ट्री पता चलती है। ये इतनी इम्पोर्टेंस क्यों होते हैं? क्योंकि पुराने ज़माने में और आज में जो बदलते हुए शहर है या कोई राज्य होगा, तो इसके बारे में हमको समझ में आता है कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था। उनके शासनकाल में सर्वे ऑफ इंडिया था कि ये सर्वे ऑफ इंडिया का एक स्वतंत्र विभाग उन्होंने स्थापन किया था। और ये स्थापन करने के बाद वैज्ञानिक पद्धति से उन्होंने सारा सर्वे करके इंडिया का मैप बनाया था। तो वो जो मैप है, हमको पता है कि मैप कितना इम्पोर्टेंस होता है अगर किसी भी चीज़ की जानकारी अगर हमको चाहिए। जैसे कि आपको अगर मुंबई के बारे में जानकारी चाहिए, तो ये उदाहरण के लिए मैंने आपके सामने यहाँ पे 2 मैप रखे हैं। इसमें से ये जो फर्स्ट वाला मैप है, ये इंडिया का मैप है जो स्वतंत्रता से पहले था। मतलब कि इंडिया को जब स्वतंत्रता मिली उससे पहले इंडिया कैसे था, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा था, मतलब पाकिस्तान भी इसमें इंक्लूड था। बट अभी आज का अगर इंडिया देखेंगे तो इसमें देखता है कि पहले वाला इंडिया और अब का इंडिया जो है वो अलग है। मतलब उसकी जो सीमा है वो अभी बदल चुकी है। मतलब कि मैप ऐसी चीज़ है कि मैप से भी हम इतिहास को जान सकते हैं। जैसे कि पहले वाला इंडिया कैसे था, कितना बड़ा था, कौन कौन से राज्य थे, कौन कौन से ऐसे सिटीज़ थे कि जो इंडिया में थे, और अभी ऐसे कौन कौन से सिटीज़ है, कौन से राज्य है जो इंडिया में है, ये हम डिफरेंटाइज कर सकते हैं। इसकी वजह से जो मैप्स है या फिर कोई ड्राइंग होगी तो ये भी एक हिस्ट्री के सोर्स है, जिसके तरीके से जिसकी हेल्प लेके हम एक नया इतिहास है जो इतिहास हम समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने इसमें जो भी समझाया है बहुत इजी तरीके से समझाया है कि आपको इसका हर एक टॉपिक समझ में आया होगा। अभी आगे के जो साधन है, मौखिक साधन और दृश्य श्रव्य साधन, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलो।